मैं जानती हूँ कि मैं जब तक भी जिंदा हूँ कटघरे में हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं जब तक भी जिंदा हूँ कटघरे में हूँ, क्योंकि मैं खुद ही अपनी दीवार हूँ। दोस्तों, बिस्साओ शिम्बोर्स्का जी की ये पंक्तियाँ आपको प्रेरित करती हैं, आपको बेचैन करती हैं, जो झाड़ू बनाती हैं और ऐतिहासिक विकास क्रम की तमाम सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को खंगालने के लिए आपको उत्साह देती हैं, आपको बेचैन करती हैं, प्रश्नाकुल बनाती हैं। दोस्तों, किसी मंच पर व्याख्यान के लिए स्त्री चेतना पर, उसके इतिहास, भूगोल और समाजशास्त्र पर कुछ बोलने गई थी और मुझे लगा कि ये व्याख्यान आप सबके लिए भी उतना ही ज़रूरी है, तो क्यों न इसे मैं रिकॉर्ड करूं और स्त्री विमर्श पर जब भी आप टकराते हैं, स्त्री अस्मिता का प्रश्न पत्र भी पढ़ रहे हैं, तो उस संघर्ष को, उस जूझ को, उस इतिहास के लंबे जद्दोजहद को पाटने में और उसमें शरीक होने में निश्चित तौर पे ये वीडियो आपको लाभान्वित करेगी, आपको फ़ायदा होगा इससे। चलिए पहले मैं अपनी बातचीत करती हूँ। दोस्तों, ऐतिहासिक विकास क्रम जो है, दरअसल इसमें ये सामाजिक परिस्थितियाँ हमेशा से पुरुषों को विशिष्ट हैसियत देती रही हैं और उनकी विशिष्टता के नीचे हम स्त्रियां अधीनस्थ की भूमिका निभाती रही। जब हम शोध करती हैं, हम अध्ययन करती हैं और विश्लेषण करती हैं, तो स्त्रियों पर चिंतन बहुत होता है, पर चिंता करती हुई और चिंतन करती हुई स्त्री किसी को पसंद नहीं आती। स्त्रियों पर बोला बहुत जाता है, पर बोलती हुई स्त्रियां किसी को पसंद नहीं आती। स्त्रियों पर सोचा खूब जा रहा है, सोचती हुई स्त्री अच्छी नहीं लगती। कि आप देखें कि स्त्री संघर्ष का एक लंबा इतिहास, और इस लंबे इतिहास के बावजूद स्वतंत्रता के बाद, इतने वर्षों के बाद भी हमारा समाजशास्त्र अधूरा ही है। क्यों? हमें समाज में आज भी कोई महत्वपूर्ण भूमिका क्यों नहीं सौंपी जाती? क्यों आज भी हम स्त्रियां अनुगामिनी हैं और वे कर्ता धर्ता? क्यों आज भी शारीरिक क्षमता के बावजूद, तमाम विकल्पों, उच्च तकनीकी क्षमता वाले तमाम उपकरणों और प्रजनन के नियंत्रण के बावजूद हम स्त्रियों की स्थिति बराबरी की नहीं, मतलब हमारे प्रतिरोध को आज भी अनसुना क्यों किया जाता है? आज भी हम इतिहास में दर्ज उठाई जाती हैं, वर्तमान में खंगाली धोई पटकी जाती हैं और भविष्य में आज भी हम सशंकित हैं अपनी उपस्थिति को लेकर, अपने प्रश्नों को लेकर, अपने सवालों को लेकर। तो दोस्तों, दरअसल इसी सामाजिक संरचना से ही हमें इस बात को उठानी चाहिए, हमें स्त्री की चेतना को उठाना चाहिए। सबसे ज़्यादा सामाजिक संरचना ने ही हमारी चेतना को नुकसान पहुंचाया, ये मैं भी मानती हूँ। स्त्री की जो जादुई उर्वरा शक्ति है ना, तो इतिहास में स्त्री को पुरुष की आराध्या बता दिया। कालांतर में स्त्री को शिव की शक्ति, शिव अधूरे हैं, अर्धनारीश्वर, शिव को शक्ति न मिली होती तो वे शव के समान थे, इस तरह की चीज़ें एक तरह से स्थापित किया गया शिव की शक्ति के रूप में हमें। परंतु पूरी समाज व्यवस्था और तमाम राजनीतिक सत्ता में हमारा समाजशास्त्र नगण्य था। इतिहास गवाह है साथियों कि समूह और समाज के निर्माण में हम स्त्रियों की भूमिका पुरुषों से कहीं बढ़कर रही है, अधिक रही है। चाहे वो कबीलों का विस्तार हो, विभिन्न कबीलों को जोड़ने का काम हो, इनका प्रमुख कारण, आधार, पृष्ठभूमि हम स्त्रियां ही थीं। हम स्त्रियों का विवाह और तमाम गुटों से, कबीलों से संबंध स्थापित करना, एक स्थान पर बसना, धीरे धीरे खेती करना, हमें घर मिल रहा था। अब हम चार दीवारी में सीमित हो रहे थे। अब हम संपत्ति के लिए संततियाँ पैदा कर रहे थे।
तो संपत्ति के लिए संतति के विचार ने पितृसत्ता को मजबूत बनाया, वो शक्ति संपन्न बने, और पुरुष अपनी शक्ति से और अधिक ताकतवर होता गया, और हम स्त्रियों का दोहन क्षरण इस कदर हुआ कि हम धीरे धीरे कमज़ोर पड़ते गए, होते गए, कमज़ोर कर दिए गए। क्या वजह है कि सेना हो, उद्योग हो, प्रौद्योगिकी हो, विज्ञान हो, राजनीति, कार्यालय, वित्त, संकाय, कला हो, अकादमिक तमाम संस्थान हो, हम सब जगह, चाहे वो कॉलेज, विश्वविद्यालय, कहीं हो, शक्ति के सभी अंग, सभी पद प्रतिष्ठा पर, पुलिस के दमनकारी बल, सब पर पुरुषों की बपौती आज तक चली आ रही है। साथियों, मार्क्स और एडवर्ड एवलिंग का कहना था कि हमारे जटिल समाज में हर चीज़ की तरह स्त्रियों की हैसियत भी आर्थिक बुनियाद पर टिकी होती है। आप देखें कि हमारी हैसियत हो, हमारी भौगोलिक स्थिति हो, हमारे समाजशास्त्रीय मापदंड हो, इन सब का आकलन जब हम करने बैठेंगे तो हम पाएंगे कि हमारे लिए सबसे बड़ा संकट था पहचान का संकट। सबसे बड़ा सवाल आज भी, वो सवाल आज भी ज्यों का त्यों क्यों बना है। स्त्री की चेतना पर बात करते हुए, स्त्री चेतना पर, स्त्री के स्वर पर, उसके मुखर होने पर जब भी हम बात करते हैं तो हमारे इंसान होने की शर्त को भी नकारा जाता है। यानी हम अगर मुखर हैं, बोल रही हैं, पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो विद्रोही हैं। नए रास्तों की हम हिमायती हैं तो हम विभाजित शक्ति की शिकार हैं, विभाजित मानसिकता, विभक्त मानसिकता के शिकार हैं। अब हम विभक्त मानसिकता की शिकार स्त्रियां अपने व्यक्तित्व के विस्तार के लिए अगर बार बार अतिक्रमण करें, द्वंद्व, जूझ, संघर्ष सहें, तो आप उदाहरण के रूप में गीतांजलि श्री की माई को देख सकते हैं, क्षमा शर्मा जी की परछाई अन्नपूर्णा देख सकते हैं। इसी संदर्भ में आप अरविंद जैन जी का आलेख आत्महत्या के विरुद्ध मुठभेड़, इसे पढ़िए। आत्महत्या के विरुद्ध मुठभेड़ में अरविंद जैन लिखते हैं, शिक्षित, स्वावलंबी और सचेत स्त्री की अपने आप से भी बहस है। दो तरफा लड़ाई वो जूझ रही हैं साथियों, अपने आप से भी बहस है और समाज से भी। ये स्त्री चेतना पुरुषों के चक्रव्यूह से बाहर निकलने को भी छटपटा रही है और ये परनिर्भरता को स्वीकार नहीं करती। निर्भर होना, आश्रित होना हमारे लिए अब किसी खतरे से कम नहीं, और इन सबको चुनौती देती हुई स्त्रियों की आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक तौर पर नहीं है। हमें केवल आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत नहीं है, वो तो अब हम हैं ही। हमें सामाजिक तौर पर, हमें भौगोलिक तौर पर, हमें बौद्धिक तौर पर भी आत्मनिर्भर होने का पूरा हक है। आप समझ रहे हैं दोस्तों? फिर चाहे वो जीवन हो, चाहे लेखन हो, या पूरा का पूरा सामाजिक विज्ञान हो, स्त्री की चेतना को संचालित कर रहा है। चित्रा मुद्गल जी आदरणीय, मैं उनको पढ़ती रही हूँ लगातार। उन्होंने आवा में पुरुष की मानसिकता को उभारा है। पुरुष की मानसिकता को जब उभार रही हैं तो स्त्री की कंडीशनिंग का विरोध भी कर रही हैं। कंडीशनिंग हम ही कर रही हैं एक दूसरे की। अब अपनी लड़ाई की ज़मीन हमें खुद तैयार करनी है, हम किसी की ओर मुँह ताकने की ज़रूरत है नहीं। यह लड़ाई स्त्री की ही भांति पुरुष के लिए पितृसत्ता से मुक्ति की लड़ाई है, क्योंकि कात्यायनी को भी यही पसंद है। कात्यायनी भी लिखती हैं कि आज स्त्री की सापेक्षिक आज़ादी अपनी आज़ादी के लिए, पूरी सामाजिक मुक्ति के लिए लड़ाई में शामिल होकर ही मिल सकती है, क्योंकि वह अकेले की लड़ाई नहीं है। हम केवल अपने लिए लड़ रही हूँ ऐसी बात नहीं है, हम अपने लिए, अपने जैसियों के लिए भी लड़ रही हैं। जैविक धरातल पर प्राकृतिक विभाजन, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, राजनीतिक, मैं तो सांस्कृतिक भी कहूँगी, इन सब के बिना हमारा समाजशास्त्रीय आकलन अधूरा है।
कल भी था और आज भी है। आखिर ये संघर्ष और ये अन्याय हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? जूझना हमें पसंद है, हम संघर्षशील हैं, हम मेहनती हैं, हम बौद्धिक हैं, लगातार लॉजिकल हैं, हम तर्क करती हैं। पर मेरा मानना है कि स्त्री व पुरुष का फर्क जब तक स्त्री और मनुष्य का फर्क बना रहेगा, हमारी चेतना को वो स्पेस, वो जिसके लिए हम जूझ रही हैं, वो जगह नहीं मिलेगी। फिर चाहे वो हमारा लेखन हो, चाहे हमारा जीवन हो, चाहे हमारी वो सामाजिक और सांस्कृतिक अपनी चेतना को वो पृष्ठभूमि देने की लड़ाई हो। तो यह लड़ाई केवल अब अपने भरोसे हम लड़ सकती हैं, और हम अपने भरोसे लड़ने वाली लड़ाई ही जीत भी सकती हैं दोस्तों। आप इसके लिए किसी की किसी का आसरा नहीं देखें, क्योंकि आश्रित होना, पराश्रित होना, ये उस जो पुरानी स्त्री थी, जो पारंपरिक स्त्री थी, उसकी पहचान थी। वो जूझती थी, लड़ती थी, भुनभुनाती थी, भीतर ही भीतर कोसती थी, लड़ती थी, और फिर एक समय ऐसा आता था कि उसी वर्चस्व को, उसी पुरुष मानसिकता को, उसी रुग्ण मानसिकता को साथ देने लग जाती थी, उसकी सहभागी बन जाती थी, और फिर वो आगे इस तरह से बढ़ रही थी। साथियों, साहित्य में आज की तारीख में आप देख रहे हैं कि दो विमर्श तो सबसे ज़्यादा चल रहे हैं, एक दलित विमर्श, एक स्त्री विमर्श। दुर्भाग्य क्या है कि यहाँ भी पुरुषों के हिसाब से महिलाओं को चलना पड़ रहा है, चाहे वो दलित विमर्श हो या स्त्री विमर्श हो। यानी जो स्त्री है वो अपने हिसाब से साहित्य में सक्रिय नहीं हो पा रही, या तो उसके लिए रास्ते कठिन कर दिए जा रहे हैं। इसकी वजह केवल पुरुषों पर नहीं, जटिल स्त्रियों, पारंपरिक दिमाग की स्त्रियों को भी इसका जिम्मेवार ठहराती हूँ। जो स्त्रियाँ अपने हिसाब से साहित्य में सक्रिय होना चाहती हैं, हो रही हैं, उनके लिए लगातार या तो उनका पूरा वो क्या कहते हैं, चारित्रिक आकलन किया जाता है, पूरी लेखकों की, साहित्यकारों की किलाबंदी बनती है, या फिर उस किले को भेदने की कोशिश अगर हम करें तो तय है कि बहुत सारी चुनौतियां उन्हें मिलेंगी, बहुत सारे सवाल उन्हें खड़े होंगे, और उससे भी चोट खाएंगे, जख्म खाएंगे। अगर आप किलों में आसानी से प्रवेश करना चाहती हैं तो फिर उनकी शर्तों पर खरा उतरना पड़ेगा। और जाहिर है कि हम स्त्रियों को अपनी लड़ाई अगर खुद लड़नी है तो हमारी अपनी शर्तें होनी चाहिए, हमारा अपना एक खाका बनना चाहिए, एक जिसको रूपरेखा हम कहते हैं, और फिर एक रणनीति बनानी चाहिए, और उस तरीके से, उस मापदंड से हमें उसमें प्रवेश करना चाहिए। हमें अब कतई भ्रामक वायदों और लुभावने शब्दों की जाल में नहीं फंसना, जो कि पारंपरिक स्त्री फंस रही थी बार बार। पर ये नई स्त्री जो दिमाग से काम ले रही है, दिल से प्रेम नहीं कर रही, प्रेम में भी नितांत व्यक्तिगत मामला है प्रेम, उसमें भी वह दिमाग का इस्तेमाल कर रही है, तो उसे लुभावने शब्दों को समझना होगा, उसके भीतर के फाक को समझना होगा, और विरोध में काट के लिए तैयार होना होगा। निर्मला पुतुल मुझे बहुत पसंद हैं, आप सबको पसंद होंगी। निर्मला पुतुल लिखती हैं, अभी युद्ध विराम हुआ है भाई, खत्म नहीं हुई है तुम्हारे हिस्से की लड़ाई। देखना वे फिर सटने की कोशिश करेंगे, जो कल साथ छोड़ गए थे तुम्हारा। जो दे रहा है मंजिल होने का भ्रम, एक पड़ाव भर है। जो दे रहा है मंजिल होने का भ्रम, पड़ाव भर है तुम्हारी लंबी यात्रा का। थक गए हो और थोड़ा सुस्ता लो, पर देखना कहीं निश्चिंत होकर सो मत जाना। तो ये हमें अब समझने की ही ज़रूरत है कि हमें अब निश्चिंत होकर, अगर हमने सोचा कि जो हमारी डिमांड थी, जो हमारी मांग थी, जो हमारे सवाल थे, वे तो आज भी अनुत्तरित हैं, तो जब उत्तर मिला ही नहीं तो बेचैनी तो बरकरार है, और बेचैनी को पालिए, पोसिए, उस बेचैनी को भड़क कर, उठकर, उभर कर आने दीजिए, भभक कर आने दीजिए। अब देखिए, ये निरुत्तरित सवाल कौन से हैं, आइए इनसे भी थोड़ा सा जूझ लें, आइए इससे भी थोड़ा सा रूबरू हो लें।
जब कोई स्त्री बिना औरतपन के दबाव के माने उसको महसूसती नहीं है, दिल से जब नहीं सोचती, और जब वो दिमाग से सोच रही होती है, जब सोच रही होती है, इतना ही पकड़े ना आप, तो पुरुष सत्ता को ये नागवार गुजरता है। यानी वो लगता है कि उसकी सत्ता को, उसके वर्चस्व को चुनौती दे रही है। तो तब वह अनुमान लगाते हैं हमारे जूझ का, हमारे संघर्ष का, हमारे कष्ट का, हमारी विपदा का, और हम लड़ रही होती हैं क्योंकि हमने वो सब भोगा है, हमने वो सब बड़े नज़दीक से देखा समझा जाना है। तो हमारा तो अनुभव है और वो अनुमान लगा रहे हैं। बशर्ते सब कुछ अगर हम बताने पर राज़ी हो जाएं, तो सत्ता और व्यवस्था हमें पूरी तरह से खारिज कर देती है। पहले तो वो हमारा आकलन करते हैं, हमारे बाहरी स्वरूप का, हमारे व्यक्तित्व का आकलन करते हैं। हमें उनसे सर्टिफिकेट चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि तरह तरह के लांछन हम पर लगाए जाते हैं। पुरुष जब भी स्त्री यातना पर बात करता है तो हमदर्द तो बनता है, पर खाली हमदर्द की हमें ज़रूरत नहीं है। हम केवल एक सब्जेक्ट हों, वो हमें एज ए सब्जेक्ट पढ़ता है, देखता है, लिखता है। तो हम केवल अगर सब्जेक्ट हैं तो वो अनुमान लगा रहा है, हमारी यातना का, हमारी पीड़ा का हमदर्द होकर केवल अनुमान लगा रहा है। आप समझ रहे हैं? लेकिन जब स्त्री अपना दर्द बखानने बैठती है, जब अपना दर्द स्त्री बताने, सुनाने बैठती है, तो हम सहभागी चाहते हैं आपको। हमें बहुत दूर तक भुगतना पड़ता है अपनी उस पीड़ा को बताने में, खुलकर उघर कर सामने आने में। बहुत सारे उसके दूरगामी परिणाम भोगने पड़ते हैं। अपने जुझारू व्यक्तित्व को कायम रखने के लिए हमें हमारा कैरेक्टर असैसिनेशन होता है, बाकायदा हमारे असेसमेंट किया जाता है, हमारा मूल्यांकन करते हैं वे इस तरह से। तो सहभागिता और समानता के लिए पहले वातावरण तैयार करें। हमारी जुझारू छवि को हम बड़े कैनवास पर दिखाएं। हम तमाम विश्वव्यापी नारीवादी आंदोलनों का सवाल बार बार उठाया जा रहा है, सवाल उठाएं, लेकिन नारीवादी स्त्री के उत्पीड़न को, सामंती सोच को या वर्ग के विभेद को, इन तमाम कारणों की भी तह में तो जाएं, इनके कारण भी तो ढूंढें। अब कुछ सवाल आपके दिमाग में भी हैं, हमारे दिमाग में भी हैं कि स्त्री के अनुभव में समरूपता किस धरातल पर खोजी जाए। वैश्विक रूप से मैं कह रही हूँ, क्या नारीवादी आंदोलन अपनी भूमिका सही ढंग से निभा रहे हैं? क्या स्त्रियों को अलग ढंग से फिर से संगठित होने की ज़रूरत है? क्या जो दलीय संगठन हैं, दलगत संगठन हैं, तो महिला समिति को उनसे अलग होना चाहिए और महिला समिति के रूप में अब कार्य करना चाहिए? जो हाशिए पर खड़े दिखाई दे रहे हैं, जो दरकिनार कर दिए गए हैं, उनको इसमें शामिल करना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। आज का समय और समाज अगर बचाना है तो इन सवालों से मुठभेड़ करना ही होगा। इन सवालों पर बात अब होनी ही चाहिए। ये कब तक निरुत्तरित रहेंगे? अब चाहे समय हो, चाहे समाज हो, राजनीति हो, साहित्य जगत हो, हम स्त्रियों का विषय जो है ना, हम पर उठते सवाल या हम जो सवाल उठाती हैं, इनका जवाब देने की बजाय हमें टुकड़ों में बांटा जाता है। ये पुरजोर कोशिश इनकी होती है कि हमें अलग अलग नई सोच, पुरानी सोच, पारंपरिक स्त्री, नई स्त्री, है ना, राजनीतिक स्त्री, लेखक स्त्री, इस तरह से खांचों में बांट देते हैं। देखिए, जब भी ये बंदरबाट होता है, चाहे वो महिला आरक्षण हो, चाहे चेतनागत आरक्षण की मांग हो, ये सब मांग उठ रही है। ऐसा क्यों है कि स्त्री को स्त्री से तोड़ा जा रहा है? स्त्री के हित, वैश्विक स्त्री के हित सार्वभौम हैं। माने कोई हिंदू स्त्री, कोई मुस्लिम स्त्री, ईसाई स्त्री, दलित स्त्री, हम इन टुकड़ों में अपनी सोच को बंटने न दें, विभाजित न करें। जब कहा जाता है ना कि इस्लाम खतरे में है,
या कहा जाता है कि हिंदुत्व खतरे में है, तो कहने के तर्ज में कोई फर्क नहीं होता। धार्मिक कट्टरता का उन्माद स्त्री का सबसे बड़ा उत्पीड़क है। सरकार सती प्रथा के संबंध में जो विधेयक सामने लाती है, सती होने को आत्महत्या निरूपित कर देती है। स्त्री को बार बार दंडित किया जाता है। दंड की पहली अधिकारिणी स्त्री होती है। आप देख लें, अतीत भी आपके सामने गवाह के रूप में खड़ा है। तो धार्मिक कट्टरता की वजह तरह से ये बाजार भी स्त्री का दोहन कर रहा है, खूब शोषण कर रहा है। पूंजी के साम्राज्य में स्त्रियां सेंध अगर लगा रही हैं, स्वावलंबी हो रही हैं, कंधे से कंधा मिलाकर वे पद, प्रतिष्ठा, रुतबा, नौकरी, पेशा, व्यवसाय में आ रही हैं, तो वहाँ भी वो पुरुष की वर्चस्व को चुनौती देती हुई दिखाई दे रही हैं। और पुरुष फिर उससे उसका असेसमेंट करने लगता है, कैरेक्टर असेसमेंट। तो जहाँ सौंदर्य प्रतियोगिताएं हैं, विक्रेता कौन है? स्त्री है। उपभोक्ता कौन है? स्त्री है। सेल्स गर्ल स्त्री है। जो खरीद रही है वो भी स्त्री है। तो बाजार में आकर स्त्री ने परंपरागत संरचना से मुक्ति पाने की ठानी, ये कोशिश हुई है। मैं वर्तमान की बात कर रही हूँ। पर आज भी इतना सोचने के बाद, इतना आगे बढ़ने के बाद भी देह पर उसका अधिकार क्यों नहीं है? देह पर उसका नियंत्रण क्यों नहीं है? उसके विवेकी मस्तिष्क को क्यों स्वीकार नहीं किया जा रहा है? अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण और अधिकार वो छोड़ क्यों रही है? अपने विवेक पर, अपनी सोच पर वो अधिकार क्यों छोड़ रही है? अगर वो बाजार पर नियंत्रण करना सीख रही है तो उसे अपने विवेक पर, अपने मस्तिष्क पर, ठीक है, अपनी देह पर भी तो नियंत्रण और अधिकार मिलना चाहिए। अपनी लड़ाई तो, जिसको कहते हैं ना कि अपना संघर्ष अपना मोर्चा, काशीनाथ याद आ गए, अपनी लड़ाई तो अपने आप ही लड़नी है, अपने दम पर लड़नी है। बाजार की संरचना से उसे अपने को मुक्त करना होगा। स्त्री को देह, श्रम और विवाह, इन तीनों धरातल पर अपना विवेक अपनाना होगा। बावजूद इसके भारत की आधी आबादी, हम स्त्रियां और इन सब का एक बड़ा हिस्सा अभी भी चौले और चौके और शयन कक्ष में ही है, सीमित है। उनका भी बाहर की दुनिया से कोई परिचय नहीं है। अभी वो अपने चूल्हे चौके से और अपने शयन कक्ष से बाहर नहीं निकली हैं। अभी भी अपनी नियति को स्वीकार करके जी रही हैं, मर मर कर जी रही हैं, और उसे क्या जीना कहेंगे। तो ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को देखना और समझना होगा कि नियंत्रण और अधिकार हम कहाँ जताएं, कैसे उसे पालें, अपनी रूपरेखा खुद ही कैसे बनाएं। फिर निर्मला पुतुल को कोट करूँगी मैं। निर्मला पुतुल कह रही हैं, तो हमें इस स्त्री के हक तक पहुँचने के लिए क्या करना है? धरती के इस छोर से उस छोर तक मुट्ठी भर सवाल लिए मैं दौड़ती, हाँफती, भागती तलाश रही हूँ सदियों से निरंतर अपनी ज़मीन, अपना घर, अपने होने का महत्व। साथियों, अपनी ज़मीन, अपना घर, अपने होने का महत्व। आप स्वावलंबी तो हो गई हैं, आप रोज़ी रोज़गार में हैं, आप व्यवसाय में हैं, आप नौकरी पेशा में हैं, पर क्या ये तीनों चीज़ें आपके हक हिस्से में आई? बहुत सोचिएगा इस पर। क्या अपनी ज़मीन, अपना घर और मीनिंगफुल, अपनी सार्थकता, अपनी आइडेंटिटी, निजता, ये हम अपने विवेक और अपने अधिकार को खोए बैठी हैं। तो साथियों, स्त्री का इतिहास हो और उसका भूगोल हो, और इतिहास और भूगोल मिलाकर ही आप समझें कि पूरा का पूरा समाजशास्त्र बहुत सारी चुनौतियों से घिरा है। स्त्री का व्यक्ति के रूप में प्रकाशित होना हमारी पहली शर्त है ना, कि हम व्यक्ति के रूप में, हम मनुष्य के रूप में प्रकाशित होना, अपनी संपूर्णता में जीना, मनुष्य की चेतना के रूप में बचे रहने की पहली शर्त, माने मनुष्यता की पहली शर्त, ये भी हमारी शर्त है, ज़रूरी शर्त है। हम विभक्त मानसिकता की शिकार न हो। हम मध्यम वर्गीय स्त्रियां घर और बाहर लगातार अपने को स्थापित करने में ही ख़त्म हुई जा रही हैं। हमारी यही जद्दोजहद चलती रहती है।
हम अपनी निजता को सुरक्षित करने में अपने अधिकारों और अपने हक के लिए निरंतर पारंपरिक दिमाग से जूझ रही हैं। हमें परिवर्तन पसंद है, आपको परिवर्तन पसंद है, समाज को परिवर्तन पसंद है, पर जब हम परिवर्तित होकर इन समाज के सामने खड़ी हो जाती हैं, जब हम सवाल करने लगती हैं, जब हम घर, बच्चों, परिवार, रिश्तेदार, नौकरी, शिक्षा, व्यवसाय, इन सब के लिए वक्त निकालने के बाद अपनी बात करना चाहती हैं, इन सबको साथ साथ लेकर भी जब हम अपने सवाल उठाती हैं, अपनी निजता का सवाल, अपने होने का शर्त अगर रखती हैं, तो हम में अपराध बोध भर दिया जाता है। क्यों? स्त्री को माँ के दूध में ही नरिश किया जाता है। संस्कारी लड़कियाँ, मर्यादित लड़कियाँ, पारंपरिक लड़कियाँ, यानी हमें, जैसा कि सिमोन भी कहती हैं, आप सब जानते हैं कि हमें नरिश इसी तरह किया जाता है, हमें बनाया जाता है, हमें गढ़ा जाता है, हमें माँ की घुट्टी में ही बचपन में ही पिला दी जाती है कि इस वर्चस्व को कायम करना है, पुरुष सत्तात्मक समाज को पालना पोसना है। हम डोमेस्टिक स्लेव बनकर रह जाती हैं। क्यों? हम पर गहरे अनुशासन लादे जाते हैं, और इस गहरे अनुशासन में पलती बढ़ती स्त्री अपने भीतर कुढ़ती कोसती, अपने आक्रोश को समेटे, अपने निजत्व को, अपने नितांत, अपने सुख को, अपनी पूरी दुनिया को ऐसे लगता है कि दबाकर, दम घोट कर समाज को सुख और चमत्कार दे दे, बांट दे। वो दात्री है, वो देने के लिए पैदा हुई है। तो यकायक स्त्री का देश, दुनिया, समय, समाज में क्यों प्रकट हो जाना, आज आप देख रहे हैं कि गहरे सवालों के साथ वो आपके सामने मुठभेड़ कर रही है, सामने प्रकट है। ये बड़ी घटना है, ये इतिहास में दर्ज होने वाली घटना है, और ये आगे तक याद रखी जाने वाली घटना है। और संघर्ष क्योंकि हमेशा परिस्थिति सापेक्ष होता है। जो हमें प्राप्त परिस्थितियां हैं कि हम क्या करें, हम अगला कदम अपना क्या उठाएं, हम इसकी प्रतिक्रिया कैसे करें, ये बातें महत्वपूर्ण हैं। अब परिवेश हो, व्यवस्था हो, समाज, धर्म, राजनीति, लगातार ये हमारी विरोधी नहीं है। चाहे वो आप परिवेश कह लें, चाहे आप व्यवस्था कह लें, सत्ता, और चाहे समाज, धर्म और राजनीति, ये सब स्त्री विरोधी रहे हैं। तो इतिहास से लड़ना, अतीत को नकारना या भविष्य की तैयारी कमर कस के करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। सदियों की यंत्रणा की बेड़ियों को तोड़कर हमें कुछ जोड़ना है, हमें आगे बढ़ना है। तो पीढ़ियों की टकराहट, मूल्य और विचारों की टकराहट, अपनी प्रतिभा को कैसे, अपने होने की, अपनी स्थिति को कैसे हम स्त्रियां मायने दें, ये जटिल होता जा रहा है। हम लगातार तलाश रही हैं कि हमारे टैलेंट, हमारी प्रतिभा, हमारी क्षमता, हैसियत, काबिलियत को पद प्रतिष्ठा मिले, हमारी अपनी अलग पहचान बने। पूंजी और सत्ता की बनी बनाई व्यवस्था में हम सेंध लगा रही हैं। तो हम क्या कहलाती हैं? महत्वाकांक्षी। हम क्या कहलाती हैं? घर तोड़ो। हम क्या कहलाती हैं? व्यवस्था हमारे प्रति इतना क्रूर और अराजक हो जाता है कि तरह तरह के लांछन हम पर लगाता है, और धीरे धीरे ये व्यवस्था, इनकी चुनौतियाँ पुरुष के वर्चस्व को, उसकी रुग्ण मानसिकता को, ऐसा लगता है कि वो हमारे प्रतिपक्ष में खड़े हैं। हम कोई उनसे शत्रुता नहीं निभा रही, हम पुरुष के प्रतिपक्ष में नहीं हैं, हम पुरुष के विपक्ष में नहीं हैं। हमारी लड़ाई दरअसल अपनी उपस्थिति और अपनी निजता की सुरक्षा और संरक्षण की लड़ाई है। ये वो कब समझेंगे? इस बहुस्तरीय लड़ाई में हमारा सबसे सशक्त प्रतिद्वंदी पुरुष नहीं है। हमें आत्मनिर्णय का अधिकार हो, हम अपने आत्मविश्वास को कायम रख सकें, ठीक है, और हर मध्यम वर्गीय बेटी को, स्त्री को शिक्षा का अधिकार मिले,
पुरुष को तो हम सहायता पहुंचा रहे हैं ना, क्योंकि उसके घर परिवार का जीवन स्तर सुधर रहा है। हम एक योग्य और श्रेष्ठ वर पाने के लिए, स्टेटस सिंबल को बनाए रखने के लिए पढ़ी लिखी पत्नी चाहिए। समाज भी अब इसका आग्रही है। सभा सोसाइटी में रंगत निखारेंगी पढ़ी लिखी बेटियां, बहस करेंगी, अच्छी लगती हैं बहस करती स्त्रियां, आत्मनिर्भर बनेंगी, स्वावलंबी होने का ढोंग करेंगी। याद रहे, मैं ढोंग शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, सचमुच हम स्वावलंबी नहीं हैं। हाँ, ठीक है। तो ये मध्यम वर्ग का सबसे बड़ा पाखंड है दोस्तों। इसे जानने समझने की बहुत ज़रूरत है कि हम जब हम अपनी वरीयता या कहें कि हम समकक्षता की भी बात कर लेती हैं, तो पुरुष समाज को, उस वर्चस्व के समाज को, पुरुष के वर्चस्व के समाज को बर्दाश्त नहीं होता। वो इसे चुनौती सा लेते हैं। जब स्त्री की अपनी प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान या सामाजिक स्वीकृति, उसकी अपनी कार्यकुशलता पर, उसकी अपनी दक्षता पर, उसकी अपनी प्रतिभा पर आका जाएगा, तब स्त्री की निजता सुरक्षित होगी। आप समझ रहे हैं? तब वह लॉजिकल, तार्किक, तब वह आइडेंटिटी, एक पहचान, मनुष्य होने की शर्त पाएगी। अच्छी पत्नी होना, अच्छी माँ होना, अच्छी बहन, अच्छी बेटी, ये सब हमें इसी नज़र से अच्छी होना, यानी गुडी गुडी रहना, समाज ने हमेशा इसी मापदंड पे हमें परखा है। तो परिवर्तन और निरंतरता से जब हम स्त्रियां जूझ रही हैं, जब मध्यम वर्गीय स्त्रियां जूझ रही हैं, तो चाहे राजनीति हो, प्रशासन हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, व्यवसाय हो, सब में भागीदारी निभा रही हैं। भागीदारी तो हम निभा रहे हैं दोस्तों, दावेदारी हमारी क्यों नहीं बनती? जब हम सहभागिता निभाती हैं, जब हम सहधर्मिणी बन रही हैं, जब हम स्वावलंबी हो रही हैं, तो भागीदारी निभाना समाज स्वीकार कर लेता है। जैसे ही हम दावेदारी की बात करते हैं, ये समाज को नागवार ठहरता है। आप देख रहे हैं? तो स्त्री की चेतना किसी देश, किसी जाति, किसी वर्ग या समाज की मोहताज नहीं है। यह सच है कि जब जब हम अपनी संचेतना को बढ़ाती हैं, परंपरागत व्यवस्थाएं टूटने लगती हैं, उनमें फांक आ जाती है, दरार पड़ने लगती, चरमराने लगती है, तो हमारी महत्वाकांक्षा मध्यम वर्ग समाज स्वीकार नहीं कर पाता। मध्यम वर्ग समाज की तो अभी मैं बाद में बात करूं, अपना परिवार ही हमारे अस्तित्व और चरित्र पर लांछन लगाने लगता है। तो व्यवस्था के लिए हम खतरा बनती हैं, हम उल्टा कहलाती हैं, हमें घर तोड़ू कहा जाता है, और ऐसे कई उपनामों से लांछित किया जाता है। और लांछन स्त्री सह नहीं पाती। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि जैविक दृष्टि से वो कमज़ोर है इसलिए लांछन नहीं सह पाती, बल्कि वो मैं तो हमेशा से यह मानती रही हूँ कि वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव है। अतिरिक्त संवेदनशील होने के नाते वो लांछन, उल्टा का, घर तोड़ू का, इन उपनामों को स्वीकार नहीं करना चाहती। और हताश होकर वो फिर क्या करती है? चाहे हम जैसी, आप जैसी सचेत स्त्रियां भी जब हताश होने लगती हैं, निराश होने लगती हैं, इस चौखटे में बार बार घिरती हैं, इस जकड़न में बार बार घिरती हैं, तो फिर हम क्या करती हैं? पुरुष को, परिवार को, समाज को आदरणीय मानकर, सम्मानित मानकर, समाज को नहीं तोड़ेंगी हम, परिवार को नहीं तोड़ेंगी, पुरुष के मनोबल को नहीं तोड़ेंगी, और उन्हीं को पालने पोसने में उनकी सहायिका बन जाती है, शरणागत हो जाती है। ये बेबसी क्यों? ऐसे बहुत सारे सवाल मुबाए खड़े हैं। हम मध्यम वर्गीय स्त्रियां जब सुविधा को छोड़ेंगी, तभी हमारा संघर्ष सार्थक होगा। पॉइंट टू बी नोटेड। सुविधाओं को छोड़ने के बाद ही संघर्ष को रास्ता मिलेगा। देह और सौंदर्य से ऊपर उठ जाएं। श्रम और बुद्धि का सामर्थ्य आप में भी है, हम में भी है। हम इससे अपनी पहचान बनाएं। हम अकेली नहीं हैं। हम अपने लिए पूरी सदी के लिए सामाजिक मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। कड़ी से कड़ी जुड़ेगी। हम वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही हैं। हम बपौती की मानसिकता से लड़ रही हैं। हम अपनी निजता को पाने के लिए और उनकी रुग्ण मानसिकता से निजात पाने के लिए अपने और अपनों को, अपने जैसियों को जोड़ रही हैं। तो ये कोई संगठन नहीं है,
ये कोई गुटबंदी नहीं है। हम घरेलू श्रम करती हैं, हम घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं, हम आर्थिक स्वावलंबन की तलाश में बाहर कदम रखती हैं, रोजी रोजगार के लिए हम बाहर कदम रखती हैं, हम वहाँ भी शोषण और यौन शोषण की शिकार होती हैं। हम मानसिक तौर पर और शारीरिक उत्पीड़न को लगातार सहती जाती हैं। नैना साहनी न होती, जैसिका लाल न होती, शिवानी भटनागर न होती। ये तीनों क्योंकि मुखर थी, ये तीनों क्योंकि स्वावलंबी थी, आत्मनिर्भर थी, तो हत्या समाज उनकी हत्या को न्याय संगत ठहराने लगता है। जैसे स्त्री की महत्वाकांक्षा कोई अपराध हो। मध्यम वर्गीय समाज स्त्री के अर्थ को नहीं, अर्थ की राजनीति को समझना चाहते हैं। आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए आत्मनिर्भर हम स्त्रियां विवाह हो, करियर हो, दोनों से जूझ रही होती हैं। हम शिक्षित होती हैं, स्वावलंबी होती हैं, पर मध्यम वर्गीय समाज के लिए यही सबसे बड़ा बहस का मुद्दा बन जाता है। हम हमारी कदम कदम पर हमारी दक्षता का, हमारी कार्यकुशलता का, हमारी प्रतिभा का प्रमाण मांगते हैं वे, और हमें प्रमाण जुटाने होते हैं अपने होने का एहसास देने के लिए। आप समझ रहे हैं? तो इतना शिक्षित होने के बाद बाहर जब हम कदम निकालती हैं तो हमारे पास अपने पैने हथियार होने चाहिए, हमारे पास हमारा अपना आत्मविश्वास होना चाहिए, हमारी संघर्ष क्षमता होनी चाहिए, जिससे हमें बचपन से ही वंचित रखा जाता है, आत्मबल और आत्मविश्वास। मध्यम वर्गीय ऑफिस में जब स्त्री शोपीस बनकर प्रमोट होती रहती है, फैशनेबल है, स्मार्ट लुक है, उसकी जादुई मुस्कान उसकी प्रमोशन का कारण बनती है, तो पुरुष प्रतिद्वंदी तो उस पर यह आरोप लगाएगा ही, लगाता रहा है। तो क्या उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है? क्या उसकी इस खूबसूरत जिस्म में एक मजबूत दिमाग नहीं है? क्या वो बौद्धिक तार्किक होकर के अपनी बहस और मुबाहिसे नहीं कर पाती? क्या उसकी प्रतिभा और कार्यक्षमता और उसके कार्यकौशल को आप प्रमाण देंगे? ये समाज सदैव उसे कम करके क्यों आंकता रहा है? नौकरी पेशा स्त्री को सदैव जब वह घर से बाहर निकलती है, दफ्तर की ओर जाने को होती है, तो उसको अपने लिए सम्मानपूर्वक कोई टाइम और स्पेस नहीं मिलता। वो घर में भी आकर अपना टाइम और स्पेस और अपना सम्मान तलाश रही होती है, और कार्यस्थल पर तो अपना सम्मान के प्रमाण जुटा रही होती है कि हम सम्मानित हों, हमें इज्जत और प्रतिष्ठा मिले, आप हमें हमसे तमीज़ से पेश आएँ, इसके लिए हमें प्रमाण जुटाने होंगे कि हम कार्यदक्ष हैं, हम कुशल हैं। ऐसे प्रमाण पुरुष वर्चस्व को क्यों नहीं देने पड़ते? यहीं से शुरू होता है पुरुष की स्पर्धा का धीरे धीरे हिंसा में बदलना, प्रतिहिंसा में बदलता है पुरुष के भीतर की ईर्ष्या उसके भीतर षड्यंत्र के रूप में बदलने लगता है। उसके वो रूप सौंदर्य का उपासक तो सदियों से था, उसकी नज़र पहले से ऐसी थी। धीरे धीरे वो रूप सौंदर्य का उपासक एक क्रूर हिंसक पशु में बदल जाता है। अब वह अराजक हो जाता है। फिर वह कुछ ऐसा कर बैठता है जिसका हम सबको अंदाज़ा है, आपको और हमको, पूरे समाज को अंदाज़ा है। 60%, 60 से भी अधिक आंकड़े कहते हैं, नौकरी पेशा महिलाओं को, अपनी सहकर्मी स्त्रियों को पुरुषों की कुदृष्टि का शिकार होना पड़ता है। 45% से 50% तक की स्त्रियां जब स्वावलंबी होती हैं, जब आर्थिक स्वतंत्रता पाती हैं, अपने परिवार की ज़रूरतों के लिए घर से बाहर निकलती हैं, तो वो 45 से 50% स्त्रियां, आंकड़े कहते हैं कि इस बात को वो चुपचाप सह भी जाती हैं, पचा लेती हैं, अपने पति से, परिवार से, समाज से छुपाती हैं, और ऐसे क्रूर हिंसक पुरुषों को इससे बढ़ावा मिलता है। थोड़ी और बात की जाए, हम इसे पूरा करने टोटलिटी में लेकर आते हैं, तो ये सर्वेक्षण है एक तरह का कि पढ़ी लिखी जो ज़हीन स्त्री है, जो जीनियस कहलाती है दूसरों में, और वाकई वो जीनियस होती है, पर उनसे दूसरी स्त्रियां भी ईर्ष्या कर रही होती हैं। उन स्त्रियों का क्या कहें हम जो निम्न वर्ग में हैं, जो बिना किसी साधन सुविधा के हैं, जिनको कोई सहयोग नहीं मिलता, कोई अवसर नहीं मिलता, वो कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी, दबी कुचली ज़िंदगी बिता रही होती हैं, बार बार बलात्कार और यौन शोषण का शिकार होती हैं। ऐसी स्त्रियों को तो मनुष्य तक कहलाने का अधिकार नहीं होता, उन्हें तो कोई रास्ता ही सुझाई नहीं देता।
मनोवैज्ञानिक रूप से ऐसी स्त्रियों का बचपन भी और युवा काल भी हमेशा बुरी घटनाओं से लिपटा रहता है। माने बुरी घटनाएं, दुस्सह घटनाएं घटती रहती हैं और उनके भविष्य में भी वो इस चीज़ को इस तरह से स्वीकार कर लेती हैं, पचा लेती हैं कि वो उसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा ही मान लेती हैं। देह प्रसंगों के प्रति निस्संग जब तक हम रहेंगे, जब तक हम अपने अपराध बोध से बाहर नहीं निकलेंगे, हमारा भविष्य प्रभावित होगा। अर्थ की राजनीति को समझने के लिए हमें प्रयत्नशील होना होगा। स्वावलंबी स्त्रियों को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से जुड़ना होगा। पुरुषों के बराबर आर्थिक और राजनीतिक सत्ता पाने में औरतों को अभी 1000 वर्ष लगेंगे। ये मैं नहीं कह रही, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट कह रही है। माने इंसान होने की शर्त को लेकर हम पैदा होती हैं। हम इस सदी की स्त्रियां जीवन भर अपनी पहचान के संकट से उबर नहीं पाती, हम उसी से जूझती रहती हैं। हम स्त्रियां जो खुले विद्रोह की हिमायती हैं, हमें पुरुष अपना शत्रु समझने लगता है, उसका डर धीरे धीरे क्रूर और हिंसक होता जाता है। तो स्त्रियों को मुक्ति कोई और नहीं देगा, कोई और नहीं छीनता हमारी मुक्ति, और हमें किसी और से भीख में या दाय में, दान में मुक्ति नहीं चाहिए। हम स्त्रियों को अपनी हर स्थिति के लिए खुद तैयार होना है, हमें खुद आगे बढ़ना है। हम पुरुषों से कोई शील्ड ट्रॉफी नहीं चाहती कि वो हमें मुक्ति दें। ये एक साथ दोनों संभव नहीं है कि हम अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने संरक्षण के लिए, अपनी अस्मिता का बोध पाने के लिए और बोध दिलाने के लिए हम उनसे कोई प्रमाण पत्र चाहें। जब ज्वाला से प्राण तपेंगे तभी मुक्ति के स्वप्न ढलेंगे, उसको छूकर मृत सांसें भी होंगी चिंगारी की माला, मस्तक देकर आज खरीदेंगे हम ज्वाला। ये महादेवी वर्मा ने कहा है। तो साथियों, आप ही देखें कि स्वतंत्रता, समानता को नए मायने देना, पुरुषों की प्रतिद्वंदिता को चुनौती देना, नया समाज गढ़ना, नया परिवार गढ़ना और नया इतिहास बनाना हम स्त्रियों के लिए वरेण्य है। हमें अब यही करना है। स्त्री किसी भी युग, समय या समाज की हो, हमेशा साहसी रही है, हमेशा संघर्षशील रही है, नेत्री रही है, जिम्मेदार रही है, सजग रही है, समर्पित रही है, मिसाल बनकर उठती है, उभरी है। निभाती गई अभिनय कुशलता, अभिनय जीती गई, अभिनय में नकाब ओढ़े और क्या कहते हैं उसे पहनकर अपने रूप पर रूप धरती गई। तो आज मुखर जो स्त्रियां हैं वो उद्दंड और उच्छृंखल कहला रही हैं, क्योंकि कविता हो, जीवन हो, अपनी ऊर्जा को, अपने संबल को, अपने आत्मविश्वास को, अपने आत्मबल को, यही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो रचनाधर्मिता में बंधकर भी परंपरा और निरंतरता से लगातार जूझ रही हैं, झूठ सच, न्याय अन्याय की वकालत कर रही हैं। कभी पूज्या थी, फिर भोग्या हुई, भोग्या से वे लड़ाई लड़ रही हैं अस्मिता की, और अब अस्मिता को पाने के लिए वे लगातार जूझ रही हैं। साथियों, अस्मिता को लेकर, जिजीविषा को लेकर कई सवाल उठेंगे, आपके मन में भी उठ रहे होंगे। समाज के पास इसका कोई जवाब नहीं है, वो मौन रहना पसंद करते हैं। संवेदनशील हम हैं, हमें संवेदनशील वे मानते हैं, हमें तो इस कदर भावुक और कमज़ोर मान लेते हैं कि हमें झिझक से भरी हुई गुड़िया मान लेते हैं। इतिहास गवाह है कि ये निर्मम समाज हमें कभी आद्या, आदि शक्ति, शक्ति स्वरूपा, पूज्या, और कभी दीनहीन, अबला। मेरा मानना है कि स्त्रियों ने जब भी चिंतन चुना, चिंता चुनी, बेचैनी को चुना, ठीक है, कलम उठाई, खुद को खोला, खोलने का जोखिम उठाया, अपने झिझक को मारा, अपनी आदिम कमज़ोरी पर नियंत्रण किया, ठीक है। तो ये जो खुद को खोलने का जो भाव और विचार था,
स्त्रियों में खुद को साझा करने का जो भाव और विचार था, सदियों से जो स्त्रियां थीं पारंपरिक दिमाग की, जो ओढ़ी पहनी हुई झिझक को, अपने मुक्त कंठ को, मुक्त भाव को, मुक्त विचार को कमज़ोरी मान रही थीं अपना, आप समझ रहे हैं, और उनको इससे समाज से सराहना मिलती थी और वे सोचती थी हम सराही जा रही हैं, तो उस सराहना में वे दरअसल उस वर्चस्व को, उस कुंठा को, उस रोग को बढ़ावा दे रही थी। आप इसकी साजिश को, षड्यंत्र को समझें। मुक्त स्वर, मुक्त कंठ, मुक्त भाव, मुक्त विचार स्त्रियों के न पहले सराहे गए कभी, और न आज हम जैसी, आप जैसी विमर्श करने वाली स्त्रियां, गंभीर प्रश्न उठाने वाली स्त्रियां, बेचैनियों को पालने पोसने वाली स्त्रियां, हमें किस किस उपनाम से नवाजा जाएगा आप कल्पना नहीं कर सकते। ये साजिश रची जा रही थी, आज भी चल रही है। तो यहीं से ये शुरू नहीं हुआ है, ये संघर्ष सतत है। स्थापित समाज में, स्थापित लेखकों के बीच अपनी उस उपस्थिति को हमें दर्ज कराना है, अपने होने का एहसास उन्हें दर्ज कराना है। हमें दरवाज़ा खुले या बंद रहे, हमारे लिए रास्ते बने या न बने, हमें तो खटखटाते जाना ही है। जगोड़ी, लीलाधर जगोड़ी याद आ रहे हैं। लड़कियां ढोलक हारमोनियम तोड़ती हैं सन्नाटे, कसे हुए बाहर आते हैं मुक्त स्वर। अगर कोई उन्हें जगाना जानता हो, सभी वाद्यों, सोई हुई प्रियतर आवाज़ों को अगर कोई जगाना चाहता हो, तो लड़कियां ढोलक हारमोनियम तोड़ती हैं, सन्नाटे कसे हुए बाहर आते हैं मुक्त स्वर, अगर कोई उन्हें जगाना जानता हो। तो समाज द्वारा खींचे दायरों, लक्ष्मण रेखाओं को अब पार करना है, जो जीवन में कुंठा भर रहे थे, जो हमारे संबंधों में रिक्तता भर रहे थे, जो हमें बहिर्मुखी नहीं बना रहे थे, जो कह रहे थे कि हमारे पास संवेदना तो है पर वह भी परिपक्व नहीं हुई, इसलिए हमारी पहचान नहीं बन रही थी। आज की स्त्री को अभिव्यक्ति की आज़ादी तो मिली है, वो साध रही है, वो मिसाल बन रही है, वह सर्जक है, सहृदय तो हमेशा से थी, पर इस सबके बीच एक पारदर्शी जूझ को, बेचैनी को हमें रखना है, इसकी आवाजाही को बराबर बनाए रखना है। लीलाधर जगोड़ी ही कहते हैं, पत्थरों की कोख से टपकती वह बांझ की बेटी, जो रत्ती भर भी बिना बने नहीं रहती, दो बूंद बनने पर जो बहने लगती है, आगे चलकर जिससे मैं खूब नहाया हूँ, ओ बूढ़े समुद्र तुम्हारे घर में एक मेरी नहाई हुई नदी है। तो सच मानिए, ये विमर्श जो है साथियों आज का नहीं है, ये पीड़ा तो शाश्वत है, हमेशा थी, है आज भी और आगे तक चलती रहेगी। ये भेदभाव का संसार जो है, ये हमें सांस्कृतिक विरासत में मिला है, याद रखिए। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आज की स्त्री अपनी महत्वाकांक्षा को पालती पोसती है, उसको बड़ा करती है, समाज के सामने लाकर खड़ा कर देती है पाल पोस कर। अब वह स्वतंत्र है, मुखर है और अपनी निजता को, अपनी अस्मिता को सुरक्षित करना जानती है, भूमिका निभा रही है। आइडल, रोल मॉडल, मतलब रोल निभाना, अपनी भूमिका निभाना, स्वयं सिद्धा है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इस सांसारिक तमाम आचार संहिताओं के ये जो 4 बिंदु हैं, इनसे बार बार टकराती है। केवल देह में रहकर देह नहीं है, देह से ऊपर उठना जानती है, मुक्त होना चाहती है वो देह से, सौंदर्य के तमाम मापदंडों से, किंतु पुरुष से नहीं, उसकी परंपरावादी दृष्टि से। पुरुष हमारा शत्रु नहीं है, उसका वर्चस्व, उसकी रुग्ण मानसिकता, उसकी विभेदक मानसिकता, उसका औपनिवेशिक आचरण हमारा शत्रु है। ठीक है, तो अब प्रतिशोध नहीं, प्रतिरोध। अब हमें किसी से बदला नहीं लेना, हमें सब कुछ बदल देना है। हमें किसी से बदला न लेकर सब कुछ बदलना है। अब बदलने के लिए समाज सहृदय हो, हमें दुस्साहसी होना होगा, नवोन्मेषी होना होगा। हम अपना निर्णय खुद लें, किसी का मुंह न ताकें, और ये इनके इन प्रकारेण सामंजस्य बिठाकर भी हम समर्थ बने। दुनिया कहती है कि यह घोर व्यवहारिक है, स्त्री लांछन लगाती है। आप सुनिए, आज की सर्जक स्त्री निराश और अपमान घड़ियों में भी बहुत सारी आशा और उम्मीद खोज कर ले आती है।
अमृता प्रीतम को देखें, एक किरण ढूंढ ही लाती है, पहला कांटा संस्कार का, दूसरा लोक लाज का, तीसरा कांटा धन दौलत का। खतरे जैसे कितने कांटे, तलुओं से वह कांटे चुनती और दबाती, लहू पोंछती, मीलों कोसों लंगड़ाती सी। ठीक है, तो चाहे वो क्रूर समाज है, हिंसक प्रहार है, या प्राकृतिक है या मानवीय है, स्त्री को अपने भीतर झांकने की ज़रूरत है, अपनी प्रतिक्रिया को सहेजने की ज़रूरत है, अपने लेखन में उस प्रतिक्रिया को साहसी होकर प्रस्तुत करने की ज़रूरत है। जब किसी स्थिति से, किसी वाक्य से, किसी के व्यवहार से हमारी मनोभूमि दरकने लगे, हमें पीड़ा मिलने लगे, तो हम उसे उन पलों में ममत्व और स्नेह की आकांक्षा और यातना को रचनात्मक बना लें। हम अनायास कविता की भीतर हो या कविता के बाहर हो, अपने उस जूझ, संघर्ष और उस पीड़ा को, यातना को दर्ज कराएं। समय की मुश्किल तो यही है ना, अनुभवों को तरतीब देने में, विचारों को साक्षात करने में सेंसर की कैंची चलती है। कहीं राजनीतिक चलती है, कहीं पारिवारिक, कहीं सांस्कृतिक। ये सेंसर के अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। सेंसर हम ही पर सबसे ज़्यादा चल रहा होता है। और कुछ ना भी हो तो स्त्रियों को आत्म सेंसर तो बार बार सहना ही पड़ता है। हम खुद को कैंची से कतर रही होती, नेक लड़की सिंड्रोम हमारा हाथ रोक लेता है। हम कभी भी अब आप बीती उघर कर सामने सबके जग जाहिर नहीं कर पाती हैं। अपनों के सामने अपने द्वंद्व को, अपने भीतरी जूझ को कलई खुलने जैसा डरती हैं। दुश्मन के तो बाल बच्चे हैं, उन पर क्या बीतेगी, इस द्वंद्व से हम ही जूझ रही होती हैं। वो जो रुग्ण था, जो बीमार था, जो क्रूर था, जो हिंसक था, उसका अब एक घर है, परिवार है, उसकी एक स्त्री है, उसके कुछ बच्चे हैं। यह सब कुछ सोचकर हम आत्मसेंसर का शिकार बन जाती हैं। तो मेरा अपना यही मानना है कि जो स्त्रियां अपनी ज़मीन तैयार कर रही हैं, जो स्त्रियां अपनी राह स्वयं चुन रही हैं, वो इस निर्णय के महत्व को भी पारंपरिक ढांचे से बाहर निकालें, अपने को मूल्यांकित करें। और विमलेश त्रिपाठी की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं, वो आपसे साझा करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सटीक बैठती हैं। स्त्रियां इल्ज़ाम नहीं लगा रही थीं, कह रही थीं वही बातें जो बिल्कुल सच थीं उनकी नज़र में, और अपने कहे हुए एक एक शब्दों पर वो मुक्त हो रही थी। इस तरह इतिहास की अंधी सुरंगों के बाहर वे मनुष्य बनने की कठिन यात्रा कर रही थी। तो आप देख रहे हैं कि विमलेश त्रिपाठी ने उस गुहार लगाती, संघर्ष करती, इल्ज़ाम लगाती, अपने सच की राह को चुनती, इतिहास अंधी सुरंगों में सेंध लगाती, कठिन यात्रा करती हुई उस सहधर्मिणी, सहयात्री की बात कर रहे हैं। तो इन्हीं कुछ पंक्तियों के साथ विमलेश त्रिपाठी जैसी ही नज़र इस पूरे पुरुष समाज की हो जाए तो क्या ही कहें। आज का व्याख्यान इतना ही। इसको श्रृंखला में मैं आगे भी जारी रखूंगी। तब तक के लिए शुक्रिया।